नमस्कार, मैं अजय कुमार। साल 2023 खत्म होने जा रहा है। राजनीति की प्रकृति और समाज के प्रगति के हिसाब से देखा जाए तो एक साल कुछ भी नहीं होता है, मगर समय की अनंत धारा हर लम्हे के अस्तित्व से जुड़कर बनती है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीते एक साल में राजनीति और समाज के फलक पर घटी घटनाएं वर्तमान और भविष्य के मूल्यांकन का सबसे बड़ा जरिया दिखाई देती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम उन खबरों पर बात करते हैं जो साल 2023 की राजनीति को परिभाषित करती हैं और आगे के वक्त के मिजाज को गढ़ेंगी। साल 2023 की राजनीतिक मिजाज की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के साथ हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा का नाम लेते ही सबके मन में एक सवाल कौंध उठता है कि आखिरकार इससे फायदा क्या हुआ, जबकि इस सवाल का जवाब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसे हस्तक्षेप ही राजनीति होती है। भारत जैसे देश में मौजूद विविधता की दरार को एक दूसरे से नफरत के मकसद से उभार कर एक पार्टी राज कर रही है। इसके जवाब में समय समय पर ऐसे कार्रवाई की बहुत ज़रूरत है जो नफरत की जगह मोहब्बत का संदेश देती हो, मोहब्बत की दुकान लगाने का संदेश देती हो। चुनावी हिसाब किताब से बहुत दूर केवल खालिस राजनीति के पैमाने पर देखा जाए तो साल 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरुआत बहुत ही शानदार शुरुआत थी। समय के साथ अगर भारत में नफरत न बोया जाता तो भारत जोड़ो अभियान जैसे पहल की जरूरत न पड़ती। कॉरपोरेट से मिले पैसे के दम पर नफरत की राजनीति करने वालों ने इतना नफरत बोया है कि भारत में हर जगह हिंदू मुस्लिम नफरत की फसल लहलहाती है। कॉरपोरेट और राजनीति के गंदे गठजोड़ को इसी साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग रिसर्च ने उजागर कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की कि कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। अडानी ग्रुप के मालिकों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ाने का आरोप लगाया। इसके बाद एक देश और दुनिया से खोजी पत्रकारों की अडानी ग्रुप और नरेंद्र मोदी के मिलीभगत को लेकर इतनी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिससे लगा कि भारत का पूरा व्यवस्था तंत्र अडानी ग्रुप के यहाँ गिरवी रखा गया है। साल 2023 की यह इतनी बड़ी खबर है कि जब भी देश और दुनिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण दिया जाएगा तो इस खबर का भी उदाहरण दिया जाएगा। यह इतनी बड़ी खबर है कि जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। केवल एक आंकड़े से इस खबर के मायने को समझिए। जब हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे और महीने भर के भीतर अडानी ग्रुप के शेयर प्राइस की कीमतों में इतनी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई कि वह दुनिया भर के 25 सबसे अमीर शख्स की लिस्ट से बाहर हो गए। साल के अंत में आते आते फिर से अमीरी के मामले में उनकी रैंकिंग अच्छी खासी आगे बढ़ गई है, मगर पूरा भारत नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के गठजोड़ से बने मोडानी मॉडल को जान चुका है। पूरी दुनिया क्रोनी कैपिटलिज्म के इस उदाहरण को जान चुकी है। इस मॉडल को ऐसे समझिए कि साल 2000 में मोदी जी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कुल संपत्ति 3300 करोड़ रुपए थी। मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में साल 2014 तक अडानी की कुल संपत्ति 5 गुना बढ़कर 16,780 करोड़ रुपए हो गई थी और साल 2014 में जब केंद्र की सत्ता पर नरेंद्र मोदी बैठे तो पूरा देश मोदी मोदी और अडानी अडानी का हो गया। जनवरी 2023 में अडानी की कुल संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए पार कर गई। इतनी बड़ी मिलीभगत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर कई सवाल खड़े हुए, मगर नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मीडिया की रीढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने टूट चुकी है। बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने साल 2002 के गुजरात दंगे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। इस डॉक्यूमेंट्री का मामूली सा झटका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सरकार की एजेंसियों के जरिए इनकम टैक्स के नियमों का उल्लंघन का मामला बनाकर बीबीसी और दिल्ली और मुंबई के सरकारी दफ्तरों में 3 दिनों तक सर्वे चलता रहा। मीडिया की आज़ादी को लेकर के यही हाल न्यूज क्लिक डिजिटल पोर्टल के साथ रहा। इस डिजिटल पोर्टल का मामला कोर्ट में चल ही रहा था कि तकरीबन 40 से ज़्यादा पत्रकारों के घर पर
एक ही दिन में दिल्ली स्पेशल पुलिस ने छापा मारा और उनके मोबाइल, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल गैजेट जब्त कर लिए। साल का अंत आते आते संस्थान के अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। मोदी सरकार की यह चाह खुलकर दिखी कि उसकी गलत कामों के खिलाफ कोई ना बोल सके। मीडिया की जुबान पर तो ताला लगा ही रखा है। रही बात विपक्ष की आवाज की, तो राहुल गांधी की सदस्यता ही चली गई थी। मीडिया वाले अडानी पर बोल ही नहीं रहे थे और राहुल गांधी लगातार अडानी और मोदी की मिलीभगत से बनने वाले साम्राज्य में दबे भ्रष्टाचार को उजागर पर उजागर कर रहे थे। देश विदेश जाकर के लेक्चर दे रहे थे और वही बात जो भारत के बारे में दुनिया भर के लोगों को पता है उसे अपनी जुबान से बोल रहे थे। यह सारी बातें मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो राहुल गांधी को एक फिजूल से मामले में फंसा करके उनकी संसद की सदस्यता छीन ली गई। उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। बाद में अदालत के आदेश के बाद उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। मगर इसी तरह विपक्ष की बुलंद आवाज बनने की वजह से तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा की सदस्यता भाजपा खा गई। मोदी सरकार की आलोचना की हर आवाज दबाने की प्रवृत्ति तो साफ साफ दिखाई देती है। इस साल तो यह भी दिखाई दिया कि जिन किताबों को पढ़कर कोई सजग नागरिक बन सकता है, उन किताबों से वह हिस्से हटा दिए गए जो हिस्से सजग नागरिक बनाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की शर्त को पूरा करते हैं। सिलेबस रैशनलाइजेशन के नाम पर एनसीईआरटी की किताबों से वह सारे हिस्से हटा दिए गए जिन हिस्सों को पढ़कर भाजपा का विचार मानवता विरोधी नजर आ सकता है। अगर स्कूलों में ढंग से एनसीईआरटी किताबें पढ़ा दी जाएं, तो हिंदू राष्ट्रवाद जैसी नफरती विचार को खारिज करने वाला दिमाग स्कूल में ही बन जाए। पुलवामा जैसी घटनाएं चुनावी राजनीति को इसीलिए प्रभावित कर पाती हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को पता है कि उन्होंने सजग नागरिक बनाने की बजाय हिंदू राष्ट्रवाद में डूबे हुए नागरिक बनाने पर ज्यादा जोर लगाया है। इसका एक उदाहरण जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक और करण थापर की इंटरव्यू के खुलासे से निकल कर आया। सत्यपाल मलिक ने करण थापर के साथ इंटरव्यू में खुलासा किया कि अगर हमने सुरक्षा को लेकर के सेना की मांग को माना होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना ना घटती। यह हमारी गलती का परिणाम है जिसकी वजह से पुलवामा जैसी दुर्घटना हुई है। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि चुप रहो, हम संभाल लेंगे। यही वह विचार का धागा है जिसे लेकर के प्रधानमंत्री अपनी राजनीति करते हैं। संभाल लेंगे मतलब चुप रहना है। हम इस पर अपनी चुनावी राजनीति करेंगे, लोगों को अंध राष्ट्रवाद की भावनाओं में बहकाएंगे। हिंदू राष्ट्रवाद और अंध राष्ट्रवाद का माहौल मानवतावादी, प्रगतिशील, आधुनिक और संवैधानिक मूल्य में रचा बसा नागरिक नहीं बनाता है, बल्कि संकीर्ण सोच में कैद नागरिक बनाता है। इस तरह का नागरिक भारत की विविधता को स्वीकार नहीं कर पाता है। पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर मई महीने से लेकर अब तक जल रहा है। मणिपुर की हिंसा में तकरीबन 200 जिंदगियां इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह पर शरणार्थी के तौर पर बसने के लिए मजबूर हुए हैं। 4,000 से ज्यादा घरों को जला दिया गया है। 300 से ज्यादा धार्मिक स्थानों को बर्बाद कर दिया गया है। न जाने कितने बलात्कार हुए, इसका कोई ठीक ठाक आंकड़ा नहीं आया। भारत का एक हिस्सा लगातार जलता रहा, मगर अपनी संकीर्णता में जी रहा भारत का ज्यादातर हिस्सा मणिपुर की अंतहीन हिंसा के साथ खुद को जोड़ नहीं पाया। अगर मणिपुर की अंतहीन हिंसा के साथ भारत का ज्यादातर हिस्सा खुद को जोड़ पाता तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की हिंसा पर चुप्पी की उस अश्लीलता का प्रदर्शन न करते जो उन्होंने मणिपुर हिंसा पर कई दिनों तक चुप रहकर दिखाई थी। मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री ने तब जाकर के केवल चंद मिनट बोला जब एक औरत के साथ बदसलूकी का नग्न वीडियो वायरल हुआ। इस घटना ने दिखा दिया कि भले ही अन्याय क्रूरता की हद को पार कर जाए, मगर जब तक वह वीडियो की शक्ल में नहीं आएगा, जब तक उससे चुनावी राजनीति प्रभावित नहीं होगी, तब तक सत्ता प्रतिष्ठान उस पर कुछ भी संज्ञान नहीं लेगा। मणिपुर की हिंसा राज्य प्रायोजित हिंसा है। यह इस साल की इतनी बड़ी घटना है कि इसने यहां सवाल पैदा किया है कि क्या दिल्ली से चलने वाली केंद्र की सरकार से पूरे हिंदुस्तान को संभाला जा सकता है। हिंदू राष्ट्रवाद में डूबी हुई जिस तरीके की कहरी सरकार चल रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले वक्त में भारत की विविधताओं को संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। भारत की विविधताओं को संभालने का दावा करने वाले कांग्रेस दक्षिण भारत में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव को जीत गई। कर्नाटक में भाजपा फिर से सत्ता हथियाने के लिए पिछले कई सालों से हिंदू राष्ट्रवाद का जहर फैला रही थी। कांग्रेस ने भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंक कर्नाटक को हिंदू राष्ट्रवाद के जहर से थोड़ी सी राहत दी है।
कांग्रेस ने जैसा दमखम कर्नाटक में दिखाया, ठीक वैसा ही दमखम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में दिखाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई। इन तीनों राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के अनेकों कारण गिनवाए जा सकते हैं, मगर उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक मिजाज में जिस तरीके की खराबी आई है, उस खराबी को दूर करने के लिए जिस राजनीति की जरूरत है, वह राजनीति पेश करने में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से असफल दिखाई दी। इन 3 चुनावों को जीत करके भाजपा ने दिखा दिया कि उसकी हिंदुस्तान में लिपटे हिंदू राष्ट्रवाद के नफरती विचार को हराने के लिए उत्तर भारत में जिन औजारों की जरूरत है, विपक्ष की राजनीति के पास उन औजारों की घनघोर कमी है। इसी साल पुरानी संसद भवन को अलविदा कह दिया गया। पुरानी संसद भवन को अलविदा कर नई संसद भवन का जिस तरीके से उद्घाटन किया गया, वह ऐसा था कि भवन लोकतंत्र का था, मगर भावना राजतंत्र की थी। विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन पर हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक नए संसद भवन का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बता दिया कि भारत संविधान के मुताबिक नहीं, बल्कि भारत का संविधान हिंदू राष्ट्रवाद के मुताबिक चलेगा। बचा सकते हो तो बचा लो। इस दावे के साथ कि विपक्षी पार्टियां हिंदू राष्ट्रवाद से लड़ेंगी, भारत के संविधान को बचाएंगी, विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया। नाम के साथ जो बवाल मचा, वह तो ऐसा रहा जैसे कि इस देश के नाम पर केवल भाजपा का कॉपीराइट हो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद बदलकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत तक हो गया। इंडिया नाम अच्छा है, इंडिया नाम के तहत बनने वाला अंकगणित का जो राजनीति का अंकगणित का समीकरण है, वह भी अच्छा है, मगर क्या वाकई विपक्ष की सारी पार्टियां मिलकर भारत के लोगों के बीच वह भरोसा पैदा कर पाएंगी जिससे वह समझ सके कि इंडिया को बचाने के लिए इंडिया की जरूरत क्यों है? अभी तक तो इसका जवाब साफ साफ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लोगों के बीच इंडिया गठबंधन को लेकर वैसा भरोसा नहीं दिख रहा है जैसा भरोसा जगाने के बाद इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा सकती है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। बिहार सरकार ने जाति जनगणना करवा दिया, जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी और जाति जनगणना की रिपोर्ट से आई पिछड़ी जातियों की बदहाली को देखते हुए पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का कोटा भी बढ़ा दिया। बिहार की जाति जनगणना आज़ादी के बाद भारत में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए उठाए गए सरकार के सबसे बड़े कदमों में से एक कदम हमेशा मानी जाएगी। जातिगत स्थिति का एक्सरे करना प्रतिस्पर्धी राजनीति के लिए इतना मुश्किल काम था कि आज़ादी के बाद से लेकर 70 साल से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी यह नहीं हो पाया था। बिहार की नीतीश सरकार ने यह काम कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। बहुत लोग बिहार की जातिगत जनगणना को केवल राजनीतिक गुणाभाग के हिसाब से जोड़कर देख रहे हैं। इसकी वजह से कुछ सीटें इधर हो जाएंगी, कुछ सीटें उधर हो जाएंगी, इस पर विचार कर रहे हैं। मगर एक बात तय है कि बिहार की जातिगत जनगणना का समाज में जातिगत भेदभाव को कम करने को लेकर बहुत गहरा असर होने वाला है। यह आने वाले भविष्य में जरूर दिखाई देगा। इस साल के अंत में आते आते संसद के भीतर घुसकर कुछ नौजवानों ने अपनी बात को फैलाने का जो तरीका अपनाया, उससे यह दिखा दिया कि भारत की भीषण बदहाली को संभालने में भारत का पूरा व्यवस्था तंत्र असफल साबित हो रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भले ही दुनिया भर के मंचों में खड़ा होकर के खुद को विश्वगुरु साबित कर रहे हों, चुनाव प्रचार के लिहाज से खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बता रहे हों, मगर हकीकत यह है कि बेरोजगारी, गरीबी, अंतहीन हिंसा, अंतहीन नफरत में भारत का समय गुजर रहा है। यह परेशानियां इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन्हें नहीं संभाला गया तो धीरे धीरे इतने बड़े बारूद में तब्दील हो जाएंगी कि भारत को ही बर्बाद कर देंगी। यह परेशानियां तभी संभल पाएंगी जब भारत का पूरा सत्ता तंत्र, मतलब पक्ष और विपक्ष साथ में मिलकर संविधान के मुताबिक काम करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। साल के अंत में 143 सांसदों को सस्पेंड कर भाजपा ने यह बता दिया कि उसे केवल कुर्सी पर बैठने से मतलब है, उसे केवल सत्ता से मतलब है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में विपक्ष इसका जवाब कैसे देता है। क्या उन लोगों को हटाने में कामयाब हो पाता है जो हिंदू राष्ट्रवाद की बुनियाद पर केवल सत्ता पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलते चलते यही बात कि लोकतंत्र में राजनीति ही हमारे समय को सबसे ज्यादा परिभाषित करती है, मगर राजनीति को हम और आप गढ़ते हैं। अगर हम और आप इस दुनिया के सभी चर और अचर के सुख दुख को ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे तो यह दुनिया बहुत खूबसूरत बनेगी। जितनी यह दुनिया खूबसूरत बनेगी, हर लम्हे में मिलने वाला सुकून भी उतना ही सुखदायी होगा। आप सबको द वायर की तरफ से नया साल मुबारक। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।